तो डीएनए में आज हम सबसे पहले गुजरात चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि नतीजों का असर राष्ट्रीय राजनीति में दूर तक दिखेगा और क्षेत्रीय राजनीति के पुराने तरीकों को भी बदल कर रख देगा। विश्लेषण की शुरुआत एक छोटे से बयान से करते हैं, जो दरअसल एक भविष्यवाणी है। અને બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે। આપણે બધા રેકોર્ડ તોડવા છે। ये बात गुजरात में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले कही थी। उसके बाद गुजरात चुनाव में बीजेपी का ये नारा बन गया, नरेंद्र मतलब प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी अपनी भविष्यवाणी को नहीं भूले थे और आज उन्होंने फिर से इसे याद किया और क्या कहा, सुनिए आप। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया है। तो गुजरात की राजनीति में आज एक के बाद एक कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए। पहला तो गुजरात में बीजेपी को पहली बार 150 प्लस सीटें मिली। ये करिश्मा दरअसल तब भी नहीं हुआ था जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। दूसरा, गुजरात में पहली बार किसी भी पार्टी को, जी हां, किसी भी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली थी जितनी बीजेपी को 2022 में गुजरात में मिली हैं। लेकिन इस बार ये करिश्मा हुआ तो इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था और आपने सुना कि नरेंद्र का रिकॉर्ड तो भूपेंद्र तोड़ेंगे। तीसरी बड़ी बात, गुजरात विधानसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी को इतना ज्यादा वोट प्रतिशत मिला है। दरअसल गुजरात में बीजेपी की जीत की सुनामी आई है। जो नतीजे आए हैं उससे तो यही साबित होता है कि ये चुनावी मैच किसी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम के बीच हो रहा था। काउंटिंग के दौरान जब रुझान आने शुरू हुए तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी को किसी पार्टी से किसी तरह की कोई टक्कर मिल रही है। बीजेपी का ग्राफ लगातार चढ़ता गया और जब फाइनल टैली आई तो उसके मुताबिक गुजरात में बीजेपी ने 182 सीटों में से 156 सीटों पर जीत हासिल की। देश की दूसरी राष्ट्रीय पार्टी और पिछले चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने वाली कांग्रेस इस चुनाव में बेदम दिखाई दी और उसे सिर्फ 17 सीटें मिली। वहीं इस बार चुनाव में जोर शोर से प्रचार करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीती, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें आई। अब अगर वोट प्रतिशत की बात यहां पर करें तो इस चुनाव में बीजेपी को 52% से ज्यादा वोट मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी को 27% से ज्यादा वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले, जबकि अन्य के हिस्से में 7.5% वोट आए। 2017 के मुकाबले बीजेपी का वोट प्रतिशत 3.4% बढ़ा। तो बीजेपी के वोट शेयर में इजाफा हुआ, जबकि कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर गिरा। 14.4% की गिरावट कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर में दर्ज की गई, जबकि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वोट शेयर के मामले में काफी बेहतरीन रहा और ये करीब 13% बढ़ा। यानी आम आदमी पार्टी भले ही उतनी सीटें ना जीत पाई हो जैसा कि उसका वोट शेयर दिखा रहा है, लेकिन उसने वोट प्रतिशत के मामले में एक बड़ा गेन हासिल किया। लेकिन अब सवाल यह है,
आम आदमी पार्टी ने अगर गेन किया तो ये किसकी कीमत पर किया? क्या कांग्रेस के हाल का विलेन आम आदमी पार्टी रही? इसका विश्लेषण भी आज आपको देखना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं बीजेपी ने आज इस ऐतिहासिक जीत का जश्न कैसे मनाया और इस शानदार जीत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। देश के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता, हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मोदी 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 मोदी। आज युवाओं ने जब भाजपा को भारी संख्या में वोट दिया है, सीट से लेकर वोट तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो इसके पीछे का संदेश बहुत स्पष्ट है। इसका मतलब है कि युवाओं ने हमारे काम को जांचा, परखा और उस पर भरोसा किया है। इसका मतलब ये है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं, और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। पांच पीढ़ियां जनसंघ के जमाने से तपस्या करते हुए परिवार के परिवारों खपते रहे, तब जाकर के ये दल बना है, तब जाकर के हम यहां पहुंचे। भाजपा के लिए लाखों समर्पित कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन खपा दिया है। व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत आकांक्षाएं, व्यक्तिगत खुशी, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत सफलता, इन सबको तिलांजलि देकर भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता समाज और देश की सेवा करने में, समाज और देश को सशक्त करने में जुटा रहता है। हम विचार पर भी बल देते हैं और व्यवस्था को भी सबल बनाते रहते हैं। किस क्षेत्र, किस वर्ग, किस समुदाय में कितने वोट हैं, इस आधार पर न हम देश चलाते हैं, न राज्य चलाते हैं, न सरकारें चलाते हैं। और हमें आज इस बदली हुई राजनीति के सकारात्मक नतीजे भी देखने को मिल रहे हैं। आज बड़े बड़े एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि भारत में गरीबी कम हो रही है। सिर्फ 5 वर्ष के राजनीतिक नफा नुकसान को देखते हुए हम कोई भी घोषणा नहीं करते। हमारी हर घोषणा के पीछे एक दूरगामी लक्ष्य होता है, एक रोड मैप होता है। ये बात स्पष्ट है कि देश आज शॉर्टकट नहीं चाहता। देश का मतदाता
आज इतना जागरूक है कि क्या उसके हित में है, क्या उसके अहित में है, वो अच्छी तरह जानता है। देश का वोटर जानता है कि शॉर्टकट की राजनीति का कितना बड़ा नुकसान देश को उठाना पड़ेगा। आज देश में कोई संशय नहीं कि अगर देश रहेगा, देश समृद्ध होगा, तो सबकी समृद्धि तय है। चुनावी हथकंडलों से किसी का भला नहीं हो सकता। साथियों, आज के जनादेश में एक और संदेश है। समाज के बीच दूरियां बढ़ाकर राष्ट्र के सामने नई चुनौतियां खड़ी करके जो राजनीतिक दल तत्कालिक लाभ लेने की फिराक में रहते हैं, उन्हें देश की जनता, देश की युवा पीढ़ी देख भी रही है और समझ भी रही है। भारत का भविष्य फॉल्ट लाइंस को बढ़ा करके नहीं, फॉल्ट लाइंस को गिराकर ही उज्जवल बनेगा। मोदी 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 मोदी। तो आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात मतलब मोदी और मोदी मतलब गुजरात है? बीते एक महीने से हमारे रिपोर्टर्स लगातार गुजरात में हैं। उन्होंने वहां के लोगों से बातचीत की, एक एक शहर और एक एक गांव गए और एक एक बात साफ तौर पर हासिल करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी और गुजरात का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जो बड़ी बात सामने आई वो ये कि गुजरात में पीएम मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मोदी वहां के लोगों के दिलों पर राज करते हैं। हमने बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का विश्लेषण किया है। आपको बताते हैं कि बीजेपी गुजरात में क्यों अजय है। आप ये कह सकते हैं कि ये बीजेपी की रिकॉर्ड जीत की वजह भी है। तो पहली वजह क्या है इसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा। गुजरात की जनता में बीजेपी से ज्यादा नरेंद्र मोदी लोकप्रिय हैं और इसलिए वहां किसे वोट देना है, ऐसे सवाल का अधिकांश मतदाता एक ही जवाब देता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी मतलब बीजेपी। दूसरी वजह, प्रधानमंत्री मोदी के कद का कोई दूसरा नेता विपक्ष के पास मौजूद ही नहीं है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सके। तीसरी वजह, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव को फिर से अपने आप से जोड़ दिया, जिससे जनता इस चुनाव को प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव समझे। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने 30 से ज्यादा रैलियां की और कई रोड शो किए और उनका लोगों के साथ जुड़ाव कमाल कर गया। चौथी वजह, 2001 से 2022 तक मोदी ने गुजरात की जनता को सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और सुरक्षा दिए। साथ में 2 दशकों में हिंदुत्व का उभार भी हुआ और इसी दौरान सोमनाथ से लेकर देश भर के मंदिरों का कायाकल्प किया गया और इसका असर गुजरात चुनाव में भी दिखा है। पांचवी वजह, गुजरात के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा जरूर थे, लेकिन ये मुद्दे प्रधानमंत्री मोदी को वोट देने के सामने गौण हो गए। मतलब गुजरात के किसी भी मुद्दे से बड़ा मुद्दा खुद प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व बन गया। छठी वजह रहे बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और उनकी रणनीति। अमित शाह दिन भर चुनावी रैलियां करते थे और देर रात तक बीजेपी मुख्यालय में बैठक करके आगे की रणनीति बनाया करते थे और इसका असर एक एक सीट पर देखने को मिला। यानी जो माइक्रो मैनेजमेंट किया गया अमित शाह द्वारा, उसका असर भी इस जीत में देखा जा सकता है। सातवीं वजह, अमित शाह ने गुजरात में टिकट वितरण में बहुत सावधानी बरती, खुद एक एक सीट का आकलन और समीक्षा की, फिर टिकट बांटे गए जिनसे जीत की गारंटी मिल सके। आठवीं वजह, गृह मंत्री अमित शाह ने हर चुनावी रैली में यह बताया कि 2002 के बाद से मोदी के गुजरात में दंगे नहीं हुए।
सुरक्षा का भाव गुजरातियों के मन में अमित शाह ने हर बार जगाने का काम किया और ये एक बड़ा फैक्टर था। पूरी दुनिया में गुजरात को कारोबारियों के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और कारोबारी शांति चाहता है। ये सच है कि 2002 के बाद गुजरात में कोई दंगा नहीं हुआ। वहीं दिल्ली में बीते 2 वर्षों में 2 बार हिंसा और दंगे जैसी घटनाएं हुई। 9वीं वजह रही पाटीदार समाज का एक मुश्त समर्थन बीजेपी को मिलना। पिछले चुनाव में आपको याद होगा पाटीदार समाज कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दिया था, लेकिन इस बार पाटीदार समाज ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। हार्दिक पटेल आपको याद होंगे, अल्पेश ठाकोर आपको याद होंगे, पाटीदार आंदोलन के बड़े चेहरे ये थे, लेकिन अब ये बीजेपी के साथ आ चुके हैं। 10वीं वजह, गुजरात में आदिवासी वोट भी बीजेपी के पास गया। बीजेपी की तरफ से देश में पहली बार राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार आदिवासी महिला को बनाया जाना गुजरात के आदिवासियों को काफी पसंद आया और बीजेपी ने इसे एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी के जरिए ही ग्राउंड पर भी इंप्लीमेंट किया। अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 2 दशकों में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को बीजेपी का अजय किला बना दिया और कैसे गुजरात का पर्याय मोदी हो चुके हैं। गुजरात चुनाव में आज बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल कर ली। ऐसी जीत जिसकी उम्मीद किसी को थी ही नहीं। हालांकि इस जीत की भविष्यवाणी खुद पीएम कर चुके थे, शायद इसलिए क्योंकि गुजरात में केवल मोदी मैजिक ही चलता है। भले ही बीजेपी गुजरात में जीत को लेकर आश्वस्त थी, लेकिन इस जीत की पटकथा आज से काफी पहले लिख दी गई थी। जिस जीत को दशकों तक याद रखा जाएगा, उस ऐतिहासिक जीत की कहानी भी दशकों पहले शुरू होती है। वर्ष 1995, दिन 14 मार्च। बीजेपी के नेता केशुभाई पटेल पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और पहली बार बीजेपी की सरकार गुजरात में बनती है। उस समय नरेंद्र मोदी एक सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन बीजेपी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और केवल 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी की स्थानीय संगठन पर पकड़ इतनी मजबूत हो जाती है कि उन्हें गुजरात से दिल्ली भेज दिया जाता है। लेकिन फिर गुजरात में उपचुनाव में बीजेपी की हार और भुज भूकंप से बीजेपी की मुश्किल बढ़ती है और फिर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव होता है। सात अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। इसके साथ ही गुजरात में उस मैजिक की शुरुआत होती है जिसके बारे में किसी भी पार्टी ने कभी भी सोचा ही नहीं था। किसी राजनीतिक पंडित या पत्रकार को यह भी उम्मीद नहीं थी कि गुजरात बीजेपी का अजेय किला हो जाएगा और ये किला हर वर्ष और मजबूत होता चला जाएगा। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी ने भुज में आए सबसे बड़े भूकंप से निपटना शुरू कर दिया। अभी राज्य भूकंप की त्रासदी से उबर ही रहा था कि गुजरात में गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस में कार सेवकों से भरी एक बोगी को आग लगा दी जाती है, जिसमें 59 लोग जिंदा जल जाते हैं। ये निश्चित तरह सामूहिक रूप से
हिंसा करने का एक कृत्य है, वन साइडेड है, निर्दोष लोग हैं, 40 महिलाएं, बच्चे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, उनको जला दिया गया है। फिर पूरे गुजरात में दंगे होते हैं और इस दौरान विपक्ष नरेंद्र मोदी पर लगातार दंगों को भड़काने का आरोप लगाता रहता है। इन आरोपों से दुखी होकर मुख्यमंत्री मोदी समय से पहले ही इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करते हैं और चुनाव होता है। गुजरात की राजनीति में मोदी का करिश्मा चलता है और बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है। 12 सीटों का फायदा होता है और बीजेपी 182 में 127 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है। नरेंद्र मोदी दूसरी बार 22 दिसंबर 2002 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। हूँ नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और यहीं से गुजरात का मतलब मोदी और मोदी का मतलब गुजरात होने का समय शुरू होता है। एक तरफ मोदी जमीनी स्तर पर काम कर रहे होते हैं, संगठन को मजबूत कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ वाइब्रेंट गुजरात जैसे आर्थिक आयोजन को शुरू करते हैं। हमारी 4S फॉर्मूला से हम चलाते हैं, फ्रॉम फार्म टू फैब्रिक, फ्रॉम फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन एंड फैशन टू फॉरेन। पूरे विश्व को कब्जा करने का सपना लेकर के चल रहे हैं। नतीजा ये होता है, धीरे धीरे गुजरात दूसरे राज्यों के मुकाबले तेजी से आगे बढ़ता जाता है और मोदी का कद काफी बड़ा हो चुका होता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी गुजरात में अजेय बनने लगती है। इस बीच 2007 में फिर से चुनाव होता है। सोनिया गांधी, जो उस समय यूपीए चेयरपर्सन थी, रैली में नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहती हैं। सबको उम्मीद होती है कि बीजेपी को इस चुनाव में झटका लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होता है। 182 में से 117 सीटें मिलती हैं, लेकिन ये आंकड़ा बहुमत से काफी ऊपर होता है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું। अब गुजरात की राजनीति में नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर नेता बन चुके होते हैं और गुजरात बीजेपी की जीत की प्रयोगशाला बन चुका होता है, जहां जीत तो केवल बीजेपी की होगी। लेकिन इस समय केंद्र में यूपीए की सरकार होती है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते हैं। इस दौरान गुजरात दंगों की जांच के दौरान मुख्यमंत्री मोदी एसआईटी के सामने घंटों पेश होते हैं, अपना बयान दर्ज कराते हैं। तमाम जांच और मुश्किलों के बावजूद मोदी अडिग रहते हैं। गुजरात का उनको साथ मिलता रहता है और फिर 2012 में चुनाव होता है। गुजरात के चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग होती है और बीजेपी चुनाव जीत जाती है। मोदी चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું કે 2012 की जीत के बाद मुख्यमंत्री मोदी उस समय एक रैली करते हैं और उस दौरान ही उन्होंने दिल्ली में जाने की बात इशारों में कही थी। लोग जब मुझे पत्थर मारते हैं तो उस पत्थर से भी मैं सीढ़ी बना देता हूं। आज इस चुनाव में जितने पत्थर लगे थे उन पत्थरों की सीढ़ी से फिर एक बार हैट्रिक हो गई। अब तो हमें आज आशाओं पर खड़ा, अब हमें कुछ करके दिखाना है। और भाई बहनों, आपकी अगर इच्छा है मैं जरूर 27 तारीख को ये दिल्ली हुआ, 27 तारीख को ये दिल्ली हुआ। उसके बाद का सब कुछ इतिहास बन चुका है।
2012 में गुजरात की जिस जनता ने मुख्यमंत्री मोदी को दिल्ली भेजा, उसी गुजरात की जनता ने पीएम मोदी को कभी निराश नहीं किया। जीत का जो सिलसिला 2001 में शुरू हुआ, वो आज तक जारी है। भले ही मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गुजरात के दिल में अभी भी मोदी ही हैं, और इसलिए आज भी गुजरात में मोदी मैजिक चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हम आपको डीएनए में गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने आज न सिर्फ कांग्रेस का 149 सीट जीतने का 1985 का पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, बल्कि गुजरात में कांग्रेस को ऐतिहासिक हार झेलने पर भी मजबूर कर दिया। यहां हम आपको बताना चाहेंगे 1985 में माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीटें हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी को 55% के लगभग वोट शेयर मिला था। आज बीजेपी ने 150 प्लस सीट्स हासिल की हैं और गुजरात के बनने के बाद 6 दशक में कांग्रेस को, अगर मौजूदा हालात की बात की जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें मिली, इतनी कम सीटें नहीं मिली हैं जितनी कि इस बार मिली हैं। यहां तक कि आपातकाल के दौर में भी कांग्रेस को गुजरात में इतनी बेइज्जती वाली हार का सामना नहीं करना पड़ा था। वर्ष 1962 से लेकर 1976 तक कांग्रेस ने गुजरात में एक छत्र राज किया था। तब कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतती रही थी, लेकिन उसे पहला झटका आपातकाल के दौर में लगा और कांग्रेस की सीटें घटकर 75 पर आ गई। लेकिन दोबारा पलटवार करते हुए 1980 में कांग्रेस ने जबरदस्त वापसी की और 141 सीट जीतने में कामयाब हो गई। इसके बाद 1985 जब कांग्रेस ने गुजरात में 149 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया, जिसे आज बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया। वर्ष 1990 के चुनाव के दौरान गुजरात में कांग्रेस ने सबसे बुरा प्रदर्शन किया था और तब कांग्रेस पार्टी सिर्फ 33 सीटें जीत पाई थी। फिर 1995 से लेकर 2017 तक हर चुनाव में कांग्रेस 45 से 60 सीटें हासिल करती रही। 2 दशकों में कांग्रेस ने सबसे अच्छा प्रदर्शन 2017 में किया। तब कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी और कई सीटों पर फैसला बहुत ही कम मार्जिन से हुआ था। लेकिन 2022 की बात करें तो कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर सिमट कर रह गई। यहां आपके लिए समझने वाली बात यह है कि 2017 में जहां पाटीदार आंदोलन था, हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर जो कि अब बीजेपी में है, वो उस समय पाटीदार आंदोलन के चेहरे हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के साथ थे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स में आ चुके थे। अब 2022 में आप देख रहे हैं कि ना तो पाटीदार आंदोलन का असर बचा है और जो चेहरे पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे, अल्पेश ठाकुर और साथ ही हार्दिक पटेल, अब वो बीजेपी में आ चुके हैं। गुजरात में बीजेपी को कभी इससे बड़ी जीत नहीं मिली थी और कांग्रेस को इससे बुरी हार गुजरात में पहले नहीं मिली थी। चुनाव में एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है, लेकिन कभी कभी चुनाव में एक ऐसी पार्टी भी होती है जो हार जाती है, लेकिन बावजूद इसके उसी की जीत होती है। ऐसा ही गुजरात के चुनाव में भी हुआ है। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती, कांग्रेस बुरी तरह हारी और वो तीसरी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो हार कर भी जीत गई। क्योंकि जिस पार्टी का 2017 में 0.10% वोट शेयर था, वो 2022 में बढ़कर करीब 13% हो गया। यानी आम आदमी पार्टी ने वोट लूटे। लेकिन सवाल ये, किसके वोट लूटे? इसे समझने से पहले आप ये बयान सुनिए। सब जगह दूसरी पार्टियां जीती हैं, बीजेपी हारी है। और दूसरा, ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। आप पार्टी नाम का कोई वहां जहां भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का था। वो लोगों ने सर, आम आदमी पार्टी का हिमाचल में जो प्रदर्शन रहा है, एक भी सीट अभी तक नहीं निकाल पाई है, किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ उनका मकसद ये था कि कांग्रेस की वोट काटें। जैसे हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था, कोई मकसद नहीं था उनको चाहिए था सारे विपक्ष एक होके जहाँ पे लड़ाई लड़े। वो उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया जबकि कोई उम्मीद नहीं थी।
जमानत जब्त करवाई, 3000 वोट आई। लेकिन जितनी वोट काटते हैं कांग्रेस की वोट काटने का उनका नियत रहता है। कांग्रेस की जगह कांग्रेस के पास ही रहेगी, कोई किसी का जगह ले सकते हैं। कोई राम सिंह हो गए, कोई हनुमान सिंह हो गए। राजनीति इस तरीके चलते हैं ना, कोई कहते कि मैं राम जी का पेटेंट ले लिए है, कोई कहते कि मैं हनुमान जी का पेटेंट ले लिए है। बस इस तरीके की राजनीति चलते हैं। आम लोगों की बीच में बड़े मतलब एक ध्रुवीकरण की जो माहौल पैदा हुए हैं, उसके लिए सारे मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिक्स होते हैं हिंदुस्तान की, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो थे, उसमें असर तो होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर ध्रुवीकरण की बात कर रही है।